रात के ठीक 10 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन ने जम्मू तवी से रेंगना शुरू किया तो पल भर में रफ्तार पकड़ ली। कंपार्टमेंट में सभी मुसाफिर अपना सामान रख आराम कर रहे थे। गरिमा ने भी लोअर बर्थ पर अपनी कमर टिकाई। कमर टिकाते ही उसने देखा कि सामने वाली बर्थ पर जो साहब बैठे हैं, मुंह खुला रखकर खर्राटे भरी गहरी नींद में सो चुके थे। गरिमा की नज़र उन साहब के ऊपर वाली बर्थ पर गई तो देखा कि एक नौजवान अपनी छाती पर मोबाइल रखकर कानों में ईयरफोन लगाए उसमें बज रहे गाने के संग जुगलबंदी में मस्त था। गरिमा को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई हलचल नहीं थी। उस पर सामान रखा हुआ था और सामान वाला उसी कंपार्टमेंट के आखिरी छोर पर अपने दोस्त के साथ कारोबार की बातें कर रहा था। रात गुजर गई। गरिमा लेटी रही मगर सो नहीं पाई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी ही दुनिया में मस्त वह नौजवान उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। जब वह लौटा तो उसका चेहरा एकदम तरोताज़ा दिख रहा था। तब तक गाड़ी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रुक चुकी थी। वह नौजवान छोले कुलचे लेकर आया और फिर उसने देखते ही देखते नाश्ता कर लिया। सामने वाली बर्थ पर लेटे साहब हरकत में आने शुरू हुए। उन्होंने गरिमा से पूछा, मैडम यह गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकी हुई है? गरिमा ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी अंबाला रेलवे स्टेशन पर। तभी ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया। उन साहब ने सवाल किया, क्या कोई चाय वाला नहीं आया अब तक? गरिमा बोली, जी बहुत आए मगर आप सो रहे थे। वे साहब चाय की तलब के लिए फिर से अपनी बर्थ पर आलू की तरह लुढ़क गए। थोड़ी देर बाद उनका मुंह खुला और फिर वे खर्राटे लेने लगे। गरिमा ने सामने वाली बर्थ पर उस नौजवान पर निगाह डाली तो देखा कि वह कोई उपन्यास पढ़ रहा था। न जाने क्यों गरिमा की निगाहों को वह अच्छा लगने लगा था। उसका डील डॉल, कटकादी, हेयर कट और उसके दैनिक रूटीन में उसने अंदाजा लगा लिया कि यह तो पक्का फौजी है। इसके बाद गरिमा वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वह होठों को और गुलाबी कर, आँखों को कजरारी कर, चेहरे को चमका कर वह जुल्फों को संवार कर वापस अपनी बर्थ की ओर लौटने लगी तो उसकी नज़र दूर से ही उस नौजवान पर टिकी। वह उपन्यास के पात्रों में खोया हुआ था। गरिमा ने ठोकर लगने की सी एक्टिंग की, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की मगर सब बेकार। गरिमा खिसियाई सी खिड़की के पास आकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 8 बजे गाड़ी पानीपत स्टेशन पर रुकी तो गरिमा ने अपनी नज़रें नौजवान पर टिकाकर सामने वाले साहब को पुकारते हुए कहा, जी उठिए, स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, चाय नाश्ता सब है यहाँ। ओके थैंक यू, चाय पीने का बड़ा मन है मेरा। उन साहब ने कहा, जी इसीलिए तो उठाया है, मैं जानती हूँ कि आप चाय की तलब के लिए ही सो गए थे। गरिमा बोली। चाय वाला जैसे ही खिड़की पर आया तो उसने साहब झट से चाय का कप लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर चाय वाले को थमा दिए। इसके तुरंत बाद आलू पूरी वाले ने खिड़की पर दस्तक दी तो पल भर में उन साहब ने आलू पूरी अपने हाथों में थाम ली। गरिमा की नज़र दोबारा उस ऊपर वाली बर्थ पर गई तो उसने देखा कि वह नौजवान अभी भी उपन्यास पढ़ने में डूबा हुआ था। चाय नाश्ते से निपट कर जब उन साहब को फुर्सत मिली तो उन्होंने गरिमा को थैंक यू कहा। तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने नीचे झांका तो देखा कि साहब नाश्ता कर चुके थे। उस नौजवान ने बड़ी नम्रता से कहा, सर आप बैठे रहें तो मैं अपनी बर्थ नीचे कर लूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वह नौजवान उन साहब की बगल में तो गरिमा के ठीक सामने बैठ चुका था। गरिमा अपनी बर्थ पर बैठी बैठी खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नज़रें उस नौजवान की नज़रों से मिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नौजवान तो उसे देख ही नहीं रहा था। वह सोचने लगी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे कोई देखे न। अगर कोई मेरी बगल में से गुजरता है तो वह भी पलटकर मुझे जरूर देखता है। उस नौजवान पर टकटकी लगाए गरिमा सोच रही थी। तभी उसने पानी की बोतल गरिमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। यह सुनकर गरिमा के गंभीर चेहरे पर
एक मुस्कान उभरी। उसकी ओर देखते देखते गरिमा पानी की बोतल अपने हाथ में थाम बैठी और 2-4 घूंट गटागट पी भी गई। पानी की बोतल उसने वापस देते हुए गरिमा ने अपने कयास को पुख्ता करने के लिए पूछा, आप फौजी हैं ना? जी। गरिमा ने उससे दोबारा कहा, बुरा मत मानना प्लीज, मैंने किसी से सुना था कि फौजी दिमाग के पैदल होते हैं। जहां लड़की देखी नहीं कि कभी उनके सिर में तो कभी बदन में खुजली होने लगती है और फिर वे पागल की तरह लड़कियों को देखने लगते हैं। पर आपने ये साबित कर दिया कि आप सभी फौजी एक जैसे नहीं होते। हाँ, पर फौजियों को ठीक रहने कौन देता है? जहाँ फौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहाँ लड़कियाँ उनके साथ ऐसे ही करने लगती हैं। आखिर कोई कहाँ तक बचे? उस नौजवान की यह बात सीधा गरिमा के दिल को जा लगी। बातचीत का सिलसिला चला तो उस नौजवान ने पूछा, क्या नाम है आपका? गरिमा। क्या करती हैं आप? जी मैं बैंक में हूँ। बहुत अच्छा। वह फौजी बोला। गरिमा ने पूछा, और आपका नाम? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम? वह भी सेना में? पर कौन रहने देता होगा आपको वहाँ प्रेम की तरह? इस बात पर वे दोनों हंस दिए। हंसी ठहाकों के बीच उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब नई दिल्ली स्टेशन पर आकर रुक गई। सवारियों ने उतरना शुरू किया तो साथ ही साथ नई सवारियों का चढ़ना भी जारी था। तभी एक बंगाली जोड़ा अपना बर्थ नंबर ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा। अधेड़ उम्र के उस बंगाली जोड़े ने अपना सामान सीट के नीचे रखा और वे दोनों गरिमा व प्रेम के साथ ही बैठे। दिन भर की प्यार भरी बातों के सिलसिले के साथ ही एक के बाद एक स्टेशन भी पीछे छूटते रहे और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। पेंट्री वाले आए, खाने का ऑर्डर बुक किया। कुछ देर बाद रात का भोजन सबके सामने था। खाना खाने के बाद प्रेम ने टूथब्रश किया तो गरिमा ने भी उसकी देखा देखी यह काम कर डाला। सभी सुस्ताने के मूड में आए तो सब ने अपनी अपनी बर्थ संभालनी शुरू कर दी। बंगाली जोड़ा कुछ परेशान सा इधर उधर ताकने झांकने लगा। प्रेम ने उसे टोकते हुए पूछ ही लिया, क्या बात है जी? बंगाली आदमी ने अपना दर्द बयां किया। क्या बताएं बेटा, एक तो हम शरीर से भारी, उस पर उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हमारे लिए ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ना उतरना किसी किले को फतेह करने से कम नहीं है। कहीं इस चढ़ने उतरने में फिसल कर गिर गए तो 2-4 हड्डियां तो टूट ही जाएंगी। इतने में बंगाली औरत की याचक निगाहें गरिमा के छरहरे बदन पर जा पड़ी। उन्होंने विनती करते हुए कहा, बेटी क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? गरिमा और प्रेम हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोले, कैसे आंटी? आप बर्थ एक्सचेंज कर लीजिए प्लीज। आप जवान लोग हैं, ऊपर की बर्थ पर चढ़ उतर सकते हो। ठीक है आंटी, मैं ऊपर वाली बर्थ पर चली जाती हूँ, आप मेरी बर्थ पर सो जाइए, गरिमा ने कहा। गरिमा पायदान में पैर अटकाकर प्रेम के सामने वाली बर्थ पर चढ़ गई तो बंगाली जोड़ा भी नीचे वाली बर्थ पर लेट गया। प्रेम जो पहले से ही अपनी बर्थ पर मौजूद था, अब तक उपन्यास के पन्नों में डूब चुका था। गरिमा ने ऊँघते हुए उसकी तरफ देखा और एक बदन तोड़ अंगड़ाई लेते हुए अपनी छाती को उभारा तो फौजी की नज़रें उपन्यास से हटकर उसके बदन पर आ ठहरी। उपन्यास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गरिमा के चेहरे पर मादकता में लिपटी जीत की मुस्कान तैर गई। उसने नीचे गिरे हुए उपन्यास को देखा तो उसके उभार झांकने लगे। फौजी की निगाहें तो मानो उस पर अटक कर रह गई। फौजी ने गरिमा की ओर देखकर कहा, बुरा मत मानना, आपकी हंसी तो बेहद खूबसूरत है। गरिमा ने भी जवाब में कहा, आपका चाल चलन बहुत अच्छा है, मैं कल से देख रही हूँ। यह बात सुनकर प्रेम हंस पड़ा और बोला, आर्मी वालों का चाल चलन बिगड़ने कौन देता है मैडम, कैद में रहते हैं, कोई हमें खुला छोड़कर तो देखे। गरिमा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब आप चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है आपका। कहाँ से ठीक रहता है? आप जो कल रात से मुझ पर डोरे डालती आ रही हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि किसी की
हुस्न को देखकर हमारा दिल ही नहीं धड़कता। बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, गानों के शौकीन हो बाबू? फौज में क्यों चले गए? प्रेम गंभीर हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक लड़की के चक्कर में मैं फौजी बन गया। उसे आर्मी वाले पसंद थे। ओह, अब तो वह आपकी पत्नी होगी ना। जब मैं ट्रेनिंग करके वापस लौटा तब तक उसने किसी कारोबारी से शादी कर ली थी, मगर मैं फौजी होकर रह गया। बहुत दुख हुआ होगा उसने ऐसा करने पर। हाँ, पर क्या करता, जिंदगी है कि चलने का नाम है। कभी दोस्तों ने मुझको तो कभी मैंने खुद को समझा लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर गरिमा की ओर आंख मारकर प्रेम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस अब मैं कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है साहब, मुझे आपकी यही अदा तो बड़ी पसंद है। मुझसे दोस्ती करोगी? वह तो हो ही गई है, अब इसमें कहने की क्या बात है। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो गरिमा ने प्रेम की हथेली में अपनी उंगलियों से सरसराहट सी पैदा कर दी थी। उस सरसराहट ने प्रेम के तन बदन में खलबली मचा दी थी। दोनों एक दूजे की आंखों में डूबने लगे। रात अपने शबाब पर चढ़नी शुरू हो गई थी। वे दोनों कब एक ही बर्थ पर आ गए, किसी को भनक तक न हुई। गरिमा के बदन से आ रही गुलाब के इत्र की भीनी भीनी खुशबू में प्रेम बहकता चला गया। गरिमा ने थोड़ी ढील दी तो प्रेम ने हाथ से उसके बदन से खेलने लगा। गरिमा ने कुछ नहीं कहा तो प्रेम ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। थोड़ी ही देर में वे दो बदन एक जान हो गए। चलती ट्रेन में उसने प्यार का सफर अपनी हद पर था। फिर इसी सफर में वे दोनों हांफते हांफते नींद के आगोश में समा गए। सुबह के तकरीबन 3 बजे गाड़ी ने अपनी रफ्तार कम की तो गरिमा की नींद खुल गई। उसने अपने आप को प्रेम की बाहों से आजाद कर कपड़े पहने। उसका खंडवा स्टेशन आने वाला था। गरिमा ने एक कागज पर प्रेम के लिए कुछ लिखा और उसके सिरहाने रख दिया। फिर कुछ सोचा और जल्दबाजी में एक और पुर्जे पर कुछ लिखा और पर्स निकालकर उस पुर्जे को पर्स में रखा और पैंट की जेब के हवाले किया। फिर गरिमा ने अपना सामान समेटा और बिना आहट किए ही प्लेटफॉर्म पर उतर गई। रात के प्यार के थके प्रेम की नींद सुबह के 5 बजे खुली तो उसे अपनी बगल की गरिमा को टटोला तो वह वहां नहीं थी और न ही उसका सामान। प्रेम हैरान परेशान सा इधर उधर ताकने लगा। गरिमा का कहीं नामो निशान न मिलने पर उसने खुद को ठीक ठाक करने के लिए सिरहाने रखी अपनी शर्ट उठाई तो उसे नीचे एक चिट्ठी मिली। लिखा था, डियर, आप बहुत अच्छे फौजी हैं। देर से बहकते हो जरा, पर बहकते जरूर हो। सफर रोमांचक गुजरा, आपकी बात ही कुछ और थी। फिर कभी दोबारा आपसे इसी तरह मुलाकात हो। लव यू डियर, गुड बाय। चिट्ठी पढ़कर प्रेम हैरान हुआ। उस भोली भाली दिखने वाली मासूम बला के बारे में सोचते सोचते उसके माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। तभी चाय वाला वहां आया। अरे भैया, एक कप चाय दे दो। कहते हुए प्रेम ने अपना पर्स निकाला तो उसमें से एक और पुर्जा निकला जिस पर लिखा हुआ था, आपका पर्स रंगीन नोटों की गर्मी से लबालब था। दिल आ गया, सो निशानी के तौर पर सभी रंगीनियां साथ लिए जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। प्रेम के मुंह से बस इतना ही निकला। चाय के लिए चिल्लर तो छोड़ जाती, पर फौजी पर तरस खाता कौन है।